गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया था। उनके नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों में हम देखते हैं कि नेहरू जी के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वरन विश्व मानवता की सेवा भी था। इस प्रकार नेहरू का राष्ट्रवाद एक उदार, सतर्क और मर्यादित मनोवृत्ति है, जो एक प्रकार से समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रहा है। स्वयं नेहरू के शब्दों में यह सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है, जो अपने में और अपनी जनता की प्रतिभा में आस्था रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अपनी पूरी भूमिका अदा करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उदार राष्ट्रवादी थे और एशियाई तथा अफ्रीकी जनता की राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रमुख वक्ता भी थे। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी होने के साथ साथ नेहरू जी महान अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर काल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख कर दिया था। उनका कहना था कि अब संकीर्ण राष्ट्रवाद का युग टल गया है। उन्हीं के शब्दों में विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है तथा परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है। मनुष्य के विचार एक रूढ़ि पर आधारित हैं, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा उनका विचार था। नेहरू के इन शब्दों में यह संदेश निहित है कि मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीयता की मानसिकता ग्रहण करनी होगी, तभी हम समय के साथ चल सकेंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की एकता में लिखा है कि हम भारत के लोग एक विश्व व्यवस्था में सहर्ष सहयोग देंगे और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए दूसरों के साथ मिलकर एक सीमा तक अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। परंतु ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जबकि हम शांति और स्वतंत्रता के आधार पर संगठित हों। नेहरू जी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे के प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहायक प्रवृत्तियां मानते थे। अंतर्राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि राष्ट्रवादी हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गहरी देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांति में सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद का सदैव विरोध किया जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी बन जाए। श्री नेहरू ने विश्व समुदाय और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और विकास युक्त प्रगति की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र तथा उसके चार्टर का सदैव समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने सदैव ही सहयोग दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और उसे अधिकाधिक मान्यता दिए जाने के समर्थक थे। उनके अंतर्राष्ट्रवाद को हम उनके दो उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति और पंचशील का सिद्धांत। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में हम देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व ही विश्व दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का समर्थक था सोवियत संघ, दूसरे गुट का समर्थक था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने वाला था
और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को। तो इस तरह से विश्व दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था। ये दोनों जो गुट थे वो जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उन नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। लेकिन अगर भारत भी इन दोनों में से किसी भी एक गुट में भी शामिल हो जाता है तो उसकी जो विश्व के समक्ष जो एक शांति की जो वातावरण बनाने का था, जो भारत ने लक्ष्य सोचा था, उस लक्ष्य से भारत वंचित हो जाता। तो इसलिए भारत किसी भी गुट के साथ में नहीं जुड़ा और उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने का एक निर्णय लिया। नेहरू जी ने अपने विचार और आचरण से स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों ही मान्यताएं गलत हैं। नेहरू ने भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाकर स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए ही एक तीसरा मार्ग अपनाया जा सकता है। नेहरू अपने अंतर्राष्ट्रीयवाद के कारण ही गुटनिरपेक्षता की बात सोच सके थे और यह तथ्य है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दिया है। गुटनिरपेक्षता की नीति के कुछ प्रमुख लक्षणों में हम देखते हैं। गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार जो है वो है विश्व शांति। नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में उनका जो मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध करना। नेहरू जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी शक्ति गुट के साथ जुड़ जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा और भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा। नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे। उन्होंने सत्य रूप में ये सोचा था कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता के बल पर दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य कर सकेगा और स्वयं अपने लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्राप्त करेगा। व्यवहार के अंतर्गत भारत ने गुटनिरपेक्षता के बल पर कोरिया, साइप्रस, कांगो आदि विवादों में शांति स्थापित करने वाले देश की भूमिका निभाई। नेहरू की गुटनिरपेक्षता का यदि कोई मूल और सर्वप्रथम प्रेरक तत्व था तो वह था शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति के रूप में नेहरू काल में हम गुटनिरपेक्षता या संलग्नता के लिए तटस्थता शब्द के प्रयोग का अधिकाधिक प्रचलन देखते हैं, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। नेहरू सन 1949 की अमेरिका यात्रा में अपने एक प्रसिद्ध वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे। गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता अपनी मूल धारणा में भी एक स्थिर नीति नहीं वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। गुटनिरपेक्षता साधन है और साध्य है। बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। सन 1962 में चीन के आक्रमण के समय नेहरू ने न तो गुटनिरपेक्षता का परित्याग किया और न ही इन कठिन परिस्थितियों में अपने देश तथा उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच किया। इन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालने का ही कार्य किया गया था।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। नेहरू गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे और गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नेहरू का बहुत अधिक प्रमुख योगदान है। गुटनिरपेक्षता नव स्वतंत्र देशों के लिए तनावग्रस्त विश्व में एक बेहतर विकल्प सिद्ध हुई। इसलिए शीघ्र ही गुटनिरपेक्षता का क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में परिणत होने लगा। यद्यपि गुटनिरपेक्षता युद्धों को रोकने में सफल नहीं हो सकी, किंतु यह सच है कि इसने विश्व शांति की महत्ता स्थापित की तथा एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में सफल भी हुई। गुटनिरपेक्षता नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के देशों में नैतिक शक्ति, चेतना तथा आत्मसम्मान विकसित करने में महती भूमिका निभाई। पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांतों में हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं। समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पंचशील सिद्धांत जिसमें फर्स्ट है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना। सेकंड है पारस्परिक अनाक्रमण अर्थात किसी प्रकार का एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। थर्ड है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ। और लास्ट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यद्यपि आगे चलकर के यह बात स्पष्ट हो गई थी कि चीन 1954 में भी पंचशील के सिद्धांतों के प्रति कोई आस्था, विश्वास और सद्भावना नहीं रखता था और विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय हितों और स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न होने के कारण पंचशील के सिद्धांतों को अपनाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इससे पंचशील के सिद्धांतों का महत्व और अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में नेहरू का योगदान कम नहीं हो जाता। ये नेहरू जी की ही देन थी कि उन्होंने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में उनके योगदान को हम गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति और पंचशील के सिद्धांत के रूप में हम देख सकते हैं। थैंक यू।